Hi everyone, my name is Arjun Malhotra and I welcome you to The Common Ground. इस वीडियो में मैं ब्रीथ इनटू द शैडोज जो कि ब्रीथ का सीजन 2 है, ब्रीथ जो कि एक शो है उसका सीजन 2 है, उसका रिव्यू देने वाला हूँ। और इस रिव्यू के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो मीडिया में इसके रिव्यूज़ आए हैं वो काफ़ी बायस्ड हैं, उनके अंदर कुछ पैटर्न्स हैं जो कि मैंने हर रिव्यू में नोटिस किए हैं, कुछ कॉमन पॉइंट्स जो कि हर रिव्यू में कवर किए गए हैं। मैं उन पॉइंट्स को शो करूंगा और ये दिखाऊंगा कि कैसे कुछ मीडिया एजेंसीज हैं या पीआर एजेंसीज हैं जो कि वर्क करती हैं आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ये सीरीज कैसी लगी। तो मैं पहले तो बताता हूँ आपको ब्रीथ सीजन 1 जो आया था जिसमें आर माधवन मेन लीड थे, वो कैसी थी। दैट वॉज अ टॉप नॉच सीरीज, कोई डाउट नहीं है इस बात में। आर माधवन की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल थी, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल थी और उस तरह की सीरीज हमने इंडिया में पहले कभी नहीं देखी थी। तो ब्रीथ सीजन 1 फॉर मी वॉज अ 9 आउट ऑफ 10। अब ब्रीथ सीजन 2 की जहाँ तक बात है वो उस लेवल पे तो नहीं है, बट स्टिल आई वुड गिव इट एन 8.5 आउट ऑफ 10। ऑलमोस्ट उस लेवल पे है जो सीजन 1 पे था, बट थोड़ा कम कह सकते हो क्योंकि आर माधवन की परफॉर्मेंस बिल्कुल ब्लिस्टरिंगली गुड थी। ये वाली अच्छी सीरीज है बट उतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल मैं ये बोलूँगा कि अमेजॉन प्राइम की या नेटफ्लिक्स पे ज़्यादातर सीरीज जितनी भी सीरीज आ रही है ना उनसे मच बेटर है। मोस्ट ऑफ द सीरीज से ये सीरीज बेटर है। तो इस सीरीज पे कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी ऑनलाइन रिव्यू को ट्रस्ट मत करो। जो भी बड़ी बड़ी वेबसाइट से हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश करे हैं उन रिव्यूज़ को ट्रस्ट मत करो। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ और इसका एक सिंपल सा मैं आपको पहला इंडिकेटर देता हूँ क्यों नहीं करना चाहिए। आप उन सारे रिव्यूज़ को जाके देखो, सब में रेटिंग दी होगी 5 में से 1.5, 5 में से 2। पर अगर ऑडियंस रिव्यूज़ देखो IMDb पे जाके तो आपको एवरेज रेटिंग इस टाइम पे IMDb पे है 8.2 आउट ऑफ 10। 8.2 कोई मजाक वाली बात नहीं होती है। ऑलरेडी 1500 वोट्स पड़ चुके हैं और 8.2 इसकी रेटिंग है, तो जो कि ज़्यादा ड्रॉप जल्दी पेस पर ड्रॉप भी नहीं हो रही है। इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये सीरीज लोगों को इन जनरल पसंद आ रही है, बट समहाउ क्रिटिक्स को पसंद नहीं है ये। मैं तो ये मानता हूँ कि कोई एजेंसी है जो उनको पॉइंट्स देती है, ये स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको अपने रिव्यूज़ में लिखने हैं और वो सब उसको रीशफल करके लिखते हैं। जैसे हमें स्कूल में असाइनमेंट्स मिलते थे तो हमें करने का मन नहीं करता था, तो हम एक दूसरे के कॉपी कर लेते थे और कहते थे लैंग्वेज चेंज कर दियो। और लैंग्वेज चेंज करने के लिए क्या करते थे, पॉइंट्स को ऊपर नीचे कर देते थे। थोड़ी बहुत हमने इंग्लिश चेंज कर दी, लैंग्वेज चेंज हो गई, हो गया काम। ऐसे ही उन कुछ रिव्यूज़ में देखने को मिल रहा है। अभिषेक बच्चन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, नित्या मेनन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, ऑल सपोर्टिंग एक्टर्स एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस और स्पेशली अमित साध हु वाज द शो स्टीलर। चलो अब मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ जो कि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, बड़ी बड़ी मीडिया साइट्स ने यूज़ किए अपने रिव्यूज़ में, और यही इन पॉइंट्स के अलावा आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे इन रिव्यूज़ में। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, हो सकता है 1 या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाए जो कि इनसिग्निफिकेंट होंगे, बट जो पॉइंट्स मैं आपको अब बताऊंगा यही सारे पॉइंट्स हैं। हर रिव्यू में आपको यही पॉइंट्स मिलेंगे। इनफैक्ट इनमें से कुछ तो इतने स्पेसिफिक हैं कि मुझे हैरानी होती है कि एक से ज़्यादा इंसान ने वो चीज़ें नोटिस भी कैसे कर ली और क्यों करी, मतलब वो इतनी इनसिग्निफिकेंट चीज़ें हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो मेरे को दिखा और बहुत स्ट्राइकिंगली वियर्ड पॉइंट जो कि मेरे को 3 रिव्यूज़ में मिला, और वो 3 रिव्यूज़ थे द क्विंट का रिव्यू, लेफ्ट ओए एक वेबसाइट का रिव्यू और हिंदुस्तान टाइम्स। इन तीनों ने अपने रिव्यूज़ में लिखा कि एक सीन में जो किडनैपर है वो फ्री आईपैड देता है मेन कैरेक्टर्स को, अभिषेक बच्चन को, नित्या मेनन को, दिखाने के लिए कि उनकी बेटी कहाँ है, और उनको टास्क देता है कि आपको इस आदमी को मारना है या इस औरत को मारना है वो अपनी बेटी को पाने के लिए। तो वो फ्री आईपैड्स की बात करते हैं कि वो फ्री आईपैड में देता है, एज इफ ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। ये मैं मानता हूँ कि हाँ अजीब चीज़ है कि वो एक किडनैपर आपको आईपैड में क्यों वीडियो भेजेगा, इतनी अच्छी वीडियो क्यों भेजेगा प्रॉपर्ली कट की हुई, चलो मान लिया। बट इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है? कोई भी व्यूअर देखते हुए शो को ये क्यों सोचेगा कि उसने आईपैड में भेजा है या टैब में भेजा है? क्या फ़र्क पड़ता है मेरे को यार? इतनी अच्छी थ्रिलर सीरीज चल रही है और आपको आईपैड की पड़ी है। भाई मैं नहीं मानता कि किसी भी नॉर्मल व्यूअर की नज़र इस चीज़ पे जा सकती है, या फिर अगर जाएगी भी तो वो ये डिस्ट्रैक्शन की तरह होगी। आई थिंक ये जो भी एजेंसी ने इनको पॉइंट्स दिए उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आपको ये पॉइंट लिखना है अपने रिव्यू में, और जिन भी उस एजेंसी के रिव्यू में से जिसको भी मन किया, जिस भी बड़ी मीडिया एजेंसी को, उसने वो पॉइंट उठा लिया और किसी ना किसी पॉइंट पे अपने रिव्यू में डाल दिया। सो आई डोंट थिंक ये पॉइंट कोई भी वैसे रखना चाहेगा। चलो एक हो गया फ्री आईपैड्स का पॉइंट। अब मैं सेकंड पॉइंट बताता हूँ जो कि मुझे वियर्ड लगा, हो सकता है आपको ना लगे, बट मुझे वियर्ड ये लगा कि लैंग्वेज इतनी सिमिलर है। एटलीस्ट 2 रिव्यूज़ में एक फ्रेज यूज़ हुआ है इसके लिए, प्लेन प्रिपोस्ट्रस। प्लेन प्रिपोस्ट्रस देखो कितनी स्पेसिफिक यूजेज है। प्रिपोस्ट्रस तो चलो वर्ड कॉमन है, हमें समझ में आता है, बट प्लेन प्रिपोस्ट्रस इतनी स्पेसिफिक यूजेज, तो ऐसा तो मुझे लग रहा है किसी व्हाट्सएप ग्रुप में एजेंसी ने लिख कर दिया कि आपको ये टर्म यूज़ करनी है, और ये किस ने यूज़ करी? इंडियन एक्सप्रेस ने यूज़ करी और iDiva ने यूज़ करी। इन 2 वेबसाइट्स ने इन दोनों मीडिया साइट्स के रिव्यूअर्स ने ये टर्म यूज़ करी है, प्लेन प्रिपोस्ट्रस, जो कि मुझे वियर्ड लगा।
इन सबके स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे आते जाएंगे जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा। फिर तीसरा पॉइंट जो मैंने नोटिस किया अजीब सा, वो था कि एक लाइन जो थी एक शो में, एक सीन में उसको कई बार रिपीट किया गया, और वो लाइन थी 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, ऐसे कुछ किडनैपिंग के बाद का टाइम बता रहे थे वो। ये लाइन रेपिटेशन को एज अ डिस्ट्रैक्शन बताते हुए हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ने लिखा है। अरे ये किसको क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि उन्होंने एक लाइन को रिपीट किया? नॉर्मल व्यूअर्स इस बात पर नहीं ध्यान देते। और ये भी पॉइंट आई डोंट थिंक कोई रिव्यूअर इन जनरल इस बात पे ध्यान देता है कि आपने 12 एपिसोड्स की सीरीज में एक लाइन को 10 बार रिपीट किया गया एक ही सीन में। एक सीन इतना मैटर कैसे कर सकता है कि आप उस रिव्यू के नेगेटिव, सीरीज के नेगेटिव पॉइंट पे डाल दो? दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब चौथा पॉइंट जो मेरे को दिखा वो था टेम्पटेशन टू पॉइंट टू प्लॉट होल्स। अब टेम्पटेशन का मेरा क्या मतलब है? 2 ऐसे रिव्यूज मेरे को दिखे, एक तो द क्विंट का और एक एनडीटीवी का, जिन्होंने ये लिखा कि वी आर वेरी टेम्पटेड टू पॉइंट आउट द गेपिंग प्लॉट होल्स ऑफ दिस सीरीज, बट बिकॉज दिस इज अ स्पॉइलर फ्री रिव्यू वी वोंट डू सो। ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज में इन दोनों रिव्यूज में ये बात लिखी गई है। अब मुझे ये बताओ, अगर इतने प्लॉट होल्स थे आप इस सीरीज में, तो आप तो पॉइंट आउट करना चाहोगे ना। और अगर आप कह रहे हो कि चलो नॉन स्पॉइलर रिव्यू है, तो एक स्पॉइलर रिव्यू अलग से लिख दो। जनरली क्रिटिक्स यही करते हैं ना, एक स्पॉइलर रिव्यू, एक नॉन स्पॉइलर रिव्यू, जिसमें और आपको पहली वार्निंग दी जाती है। बट ये लोग ऐसे इस वे में क्यों लिख रहे हैं? माई थ्योरी इज कि इन लोगों को पता है कि इनके पास कोई प्लॉट होल्स नहीं है पॉइंट आउट करने के लिए। इनको बोला गया कि आप लिख दो, क्योंकि थ्रिलर सीरीज है, आसान है लोगों को इन्फ्लुएंस करना। अगर आप बोल दो कि प्लॉट होल्स है, तो फिर लोग इन्फ्लुएंस हो जाते देख के, अरे रिव्यू में लिखा है प्लॉट होल्स है, मतलब सीरीज बेकार होगी। ठीक है, ये वैसी वाली चीज होती है। तो इन्होंने बस जनरल बात लिख के छोड़ दी, वी वोंट पॉइंट टू प्लॉट होल्स बिकॉज दैट विल बी अ स्पॉइलर, बट देयर आर प्लॉट होल्स, बात खत्म। दिस इज अ नॉन पॉइंट, ये कोई पॉइंट ही नहीं है। ये तो आपने बस बोल के छोड़ दिया ना कि प्लॉट होल्स है, और आप बताओगे नहीं। अगर आपने बताया तो लोग आपको एक्सपोज करने आ जाएंगे, आपको इस बात का डर है, क्योंकि वो प्लॉट होल्स, आप इतने इंटेलिजेंट ही नहीं हो कि वो प्लॉट होल्स को पॉइंट आउट कर पाओ इस तरह की इंटेलिजेंट सीरीज में। तो आपने ये बात सिंपली लिख दी, और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि जो रिव्यूअर्स होते हैं ना मीडिया एजेंसीज पे, ये कोई बहुत इंटेलिजेंट लोग नहीं होते जो बड़े साइंस एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं जो कि बता देंगे आपको कि क्या प्लॉट होल्स हैं। इतने कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, ये बस ऐसे ही हैं, और इनको जो बोला जाता है वो लिख देते हैं। सिर्फ राइटर्स हैं ये, आप इनको राइटर्स ही समझो, कोई बड़े साइंटिस्ट मत समझो जो ये प्लॉट होल्स बताने जाएंगे आपको। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगला पॉइंट जो मेरे को दिखा वो बहुत ऐसा पॉइंट है जो कि ऑलमोस्ट हर रिव्यू में होता ही है, हर इस तरह की मूवी या सीरीज में, वो है थ्रिलर क्लीशेज। इन्होंने बोला कि इस थ्रिलर जॉनर के बहुत क्लीशेज थे इस सीरीज में, और मुझे ये पॉइंट मिला स्क्रोल में और फर्स्ट पोस्ट के रिव्यू में। अब थ्रिलर की क्लीशेज वाला पॉइंट तो आप किसी में भी यूज कर सकते हो यार, हर थ्रिलर सीरीज में कोई ना कोई क्लीशेज तो होते ही हैं। वो क्लीशेज एग्जिस्ट ही इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी वजह से वो सीरीज अच्छी बनती हैं। उनको यूज कैसे किया जाता है इस पर ये मेन पॉइंट होता है। मेरे हिसाब से इस सीरीज में उन क्लीशेज को अच्छे वे में यूज किया गया, और वो क्लीशेज तो होने ही चाहिए थ्रिलर सीरीज में। बस उनको कैसे डायरेक्ट किया जाता है वो इंपॉर्टेंट है, और इन माय ओपिनियन उनको काफी अच्छे से डायरेक्ट किया गया, अच्छे से एक्ट भी किया गया। छठा पॉइंट, सीजन 1 को ही खराब बोल देना। ये बोलना कि सीजन 2 वाज बैड बट सीजन 1 वाज आल्सो नॉट वेरी गुड, या सीजन 1 वाज एवरेज और सीजन 1 वाज बिजार, ये बोल देना। यार मुझे बताओ, किसी भी इंसान को सिनेमा की या अच्छी वेब सीरीज की समझ है, वो ब्रीथ सीजन 1 को बेकार कैसे बोल सकता है? आई अंडरस्टैंड कि लोगों के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, बट ब्रीथ कैसे बेकार सीरीज हो सकती है यार? इतनी यूनिक सीरीज, इंडिया में ऐसी सीरीज नहीं बनती जनरली, इसमें इतना ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट हो। और ब्रीथ सीजन 1 जिसने भी देखा है सबको पसंद है, वो किसी को भी एवरेज नहीं लगी। अब IMDb पे रेटिंग देख लो, अब लोगों के जनरल रिव्यूज देख लो, सबको पसंद है। उस सीरीज पे भी ऐसे ही ऑलमोस्ट शायद हिट जॉब किया गया होगा, और अभी भी आई थिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये लोग चाहते हैं कि हर सीरीज में पॉलिटिकल कंटेंट हो, इनसे नॉन पॉलिटिकल सीरीज सहन ही नहीं होती। तो आई थिंक वही रीजन है इसको बोलने का। तो इन्होंने ब्रीथ सीजन 1 को ही बेकार बोल दिया, क्रेडिबिलिटी तो यही डाउन हो गई। अगर सीजन 1 बेकार है जो इतना एक्चुअली इतना अच्छा था, अब बोलोगे मेरा ओपिनियन है यार, सबका ही ऑलमोस्ट ये ओपिनियन है, किसी से भी जाके बात कर लो। तो ब्रीथ सीजन 1 जब अच्छा था और उन्होंने उसको भी बेकार बोल दिया, तो सीजन 2 को क्या ही जज करेंगे? और जिन लोगों को सीजन 1 बेकार लगा, मेरे हिसाब से तो उनको सीजन 2 देखना भी नहीं चाहिए। देख क्यों रहे हो यार? तुम्हें सीरीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं पसंद तो मत देखो। तुम्हें किसने बोला रिव्यू करने के लिए? ये वाला पॉइंट किसने रखा? 4 रिव्यूज में मुझे ये पॉइंट मिला। सीजन 1 भी खराब था, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स में, इंडियन एक्सप्रेस में, एनडीटीवी में और स्क्रोल में, इन चारों के रिव्यूज में पॉइंट था। स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ। अगला पॉइंट जो मुझे दिखा वो था नो फोकस ऑन स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये रिव्यूअर्स कह रहे हैं कि जो भी 2 सेंट्रल कैरेक्टर्स थे, उनकी रिलेशनशिप पे कैसे असर पड़ा उनकी बेटी किडनैप होने से, इस पर फोकस नहीं किया। ये इन्होंने ये पॉइंट लिखा। आई अग्री टू सम एक्सटेंट कि इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया,
बट अगर तुम ध्यान दे के सीरीज देखोगे ना तो ऐसे 3 या 4 सीन्स हैं जिसमें क्लियरली वो शो करते हैं कि उनकी रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ रहा है इससे। और एक डाइनिंग टेबल कन्वर्सेशन में अभिषेक बच्चन डिस्कस कर रहा है, सो हम इतना कैजुअली डिस्कस करेंगे क्या कि अगला मर्डर कैसे करना है, या हमारी लाइफ में इतना कैजुअल चीज़ हो गई है क्या। एट दैट मोमेंट ही डज सीम कन्फ्लिक्टेड, और उसे बुरा लग रहा है कि ये बड़ी इनके लाइफ में बड़ी नॉर्मल चीज़ हो गई है। और उसके अलावा ऐसे और भी सीन्स था जिसमें क्लियरली दिखाया कि उन दोनों की आपस में नहीं बन रही, कोई उनमें से कोई एक दूसरे को बोल रहा है यार प्लीज़ डोंट हग मी और समथिंग इस टाइप से। तो आई डोंट थिंक ऐसा कि उन्होंने बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया। हाँ, क्योंकि ये मेन फोकस नहीं था सीरीज का, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ये मैं मानता हूँ। ये वाला पॉइंट मुझे मिला आईडिवा और हफिंगटन पोस्ट के रिव्यूज़ में। अब हफिंगटन पोस्ट के बारे में आपको एक बात बता दूँ, हफिंगटन पोस्ट ने रिव्यू लिखा था जब एक वो मूवी नहीं है सेक्शन 375 जो कि फॉल्स रेप केसेस के बारे में मूवी थी, उसके बारे में उन्होंने उसके रिव्यू की हेडलाइन जो अपनी दी थी, टैग लाइन, वो ये थी, व्हाट वर्ल्ड डू द मेकर्स ऑफ दिस मूवी लिव इन। मतलब उनको सेक्शन 375 भी खराब मूवी लगी। सेक्शन 375 किसी को खराब मूवी कैसे लग सकती है? इतनी टेक्निकली साउंड, इतनी टेक्निकली परफेक्ट मूवी, आप उसके पॉलिटिकल एजेंडा से अग्री नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता है यार? मूवी तो अच्छी बनाई है ना, मूवी को एज ए मूवी जज करो, पॉलिटिकल एजेंडा से क्यों उसको जज करना है? मुझे इन रिव्यूज़ की यही बात समझ में नहीं आती। चलो ठीक है, एक और बिजार पॉइंट मुझे मिला इस सीरीज़ के रिव्यूज़ में, वो था इस सीरीज़ की लेंथ मेंशन करना कि दिस इज़ अ 9 आवर लॉन्ग वेब सीरीज़, और ऐसा दिखाना कि 9 आवर लॉन्ग होने से बड़ी प्रॉब्लम है, आपके 9 घंटे आपकी लाइफ के वेस्ट हो जाएंगे। यार मुझे बताओ, जो लोग वेब सीरीज़ देखते हैं वो कब ये सोचते हैं कि यार 9 घंटे मेरे को 9 घंटे लगाने पड़ेंगे? कौन सोचता है यार 9 घंटे वाला? ये तो वो लोग सोचते हैं जिनको डेडलाइन दी गई है, तुम्हें रिव्यू लिखना है अगले 10 घंटे में। वो लोग सोचते हैं यार 9 घंटे मैंने देखी है, मैं 1 घंटे में रिव्यू कैसे लिखूँ? नहीं सोचते यार लोग ये सब, 9 घंटे की सीरीज़ है या नहीं। ये पॉइंट क्यों लिखा गया? ये पॉइंट इसलिए लिखा गया ताकि एक जो भी रीडर होगा वो पढ़ के सोचे यार चल ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा तो मैं छोड़ दूँ। यार नॉर्मली ये सब बातें नहीं सोचते। अगर तुम एक सीरीज़ देख रहे हो, ठीक है, और तुम देख रहे हो चलो 12 एपिसोड है, तुम ज़रूरी थोड़ी है तुम्हें एक दिन में बैठ के 9 घंटे सारे 12 एपिसोड देखने हैं। एक एक करके देख लो, एक दिन 1 एपिसोड, एक दिन 3 एपिसोड, दिन में एक लंच करते हुए, डिनर करते हुए, क्या फ़र्क पड़ता है यार इस बात से कि कितने सारे एपिसोड्स हैं या कितनी लेंथ है सीरीज़ की? कोई नहीं सोचता इस बारे में, और किसी को ये पॉइंट कभी भी सही नहीं लग सकता। आई मीन ये क्या पॉइंट है यार? क्लियर पता लग रहा है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि सीरीज देखो ही मत, ये इनका एजेंडा है। ठीक है, ये NDTV में था, क्लियर लिखा हुआ 9 आवर लॉन्ग सीरीज। और इसके अलावा कई रिव्यूज़ में ये डायरेक्टली लिखा कि 9 घंटे की है, उसमें ये लिखा है 12 एपिसोड्स ऑफ 45 मिनट्स ईच, विच इज़ 45 into 12 is 540, विच इज़ 9 आवर्स। तो इनडायरेक्ट वे में आपको ये लिखा है, एक जगह तो लिखा था 50 मिनट्स ईच 12 एपिसोड, जो कि 10 आवर्स हो गया, जो कि गलत है, इनएक्यूरेट है। तो इन अ वे ना ये आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि बड़े लंबे एपिसोड्स हैं, आप बहुत खिंचे हुई लगेगी सीरीज, आपको मत देखो। ठीक है, और मैं पॉइंट बताता हूँ जो कि मैं आपकी स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखाऊंगा इनको, क्योंकि आई थिंक मैंने चूज़ किया कि इनको मैं दिखाता, लेकिन स्टिल आपको कई रिव्यूज़ में मिल जाएंगे। मैं तो आपको इंकरेज करूँगा कि जाके ढूंढो ये पॉइंट्स। अब ये एक पॉइंट है वीक फीमेल लीड्स, ये कुछ रिव्यूज़ में ये पॉइंट्स हैं। अब वीक फीमेल लीड्स तो यार इस सीरीज़ में बिल्कुल भी नहीं थी। जिसने भी सीरीज़ देखी है वो ये बात कह ही नहीं सकता कि वीक फीमेल लीड्स थी। यार इतनी स्ट्रॉन्ग, जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, वो लास्ट तक भी हार नहीं मानती अपनी बेटी को ढूंढने की, और ढूंढ के रहती है। मैं कैसी बातें कर रहे हो कि वीक फीमेल लीड्स? आई थिंक ये बस ज़बरदस्ती का पॉइंट है। देखो ये वही बात है ना कि आपने सीरीज़ देखी ही नहीं है, या देखी भी है तो आपको पता है कि आपको बोला गया आपको ये पॉइंट डालना है ताकि लोग इन्फ्लुएंस हो कि अरे वीक फीमेल लीड्स है, मतलब ये वो एंटी फेमिनिस्ट सीरीज़ है, मत देखो इसको। इन्फ्लुएंस करने के लिए पॉइंट लिखे हुए हैं, एंड ये पॉइंट बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। इनफैक्ट अगर आप सीरीज की फीमेल लीड्स को देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सारी फीमेल लीड स्ट्रॉन्ग है, और सबका एक पॉइंट है, अच्छा खासा पॉइंट है, सोसाइटी में मैसेज भी अच्छा जाता है। फिर हाँ, एक जो नेक्स्ट पॉइंट मेरे को दिखा वो था लाउड म्यूज़िक का, कि मतलब इसके पीछे बैकग्राउंड स्कोर बहुत लाउड है और डिस्ट्रैक्टिंग है। मैं मानता हूँ कि कभी कभी बीच में थोड़ा थोड़ा लगा कि इसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत लाउड है, लेकिन वो थीम जो है ना वो ब्रीथ सीजन 1 से ही ली गई है, और इतना डिस्ट्रैक्टिंग भी नहीं है। एक पॉइंट पे तो आपको आदत पड़ जाती है। इनका मेन पॉइंट जो कहने का था वो ये था कि ये लाउड म्यूजिक की वजह से थ्रिलर वाला सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब ये कौन नहीं करता यार? ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ सडल हो, कभी कभी ऐसे भी क्रिएट की जाती हैं चीज़ें, उसमें कोई बुराई नहीं है। इन चीज़ों के लिए अब लोग अपने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल समझते हैं कि एज इफ अगर ये लोग डायरेक्ट कर रहे होते तो बड़ा ही अच्छी आर्ट डायरेक्शन करके ना वो यूज़ करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी लाउड म्यूजिक का इफेक्ट अच्छा होता है और वो यूज़ होना भी चाहिए। अपने आप को इंटेलिजेंट बनने के लिए ये सब बातें मत बोलो एज इफ कि तुम
बस स्लो पेस वाली सीरीज ही दुनिया में अच्छी होती है, ऐसा नहीं होता है, हर तरह की चीज़ अच्छी हो सकती है। फिर एक ऐसा पॉइंट जिससे मैं फाइनली अग्री करता हूँ, जो ऑलमोस्ट ज़्यादातर रिव्यूज़ में लिखा गया है कि अमित साध वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। अमित साध ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। चलो इससे मैं अग्री करता हूँ, अमित साध वॉज क्लियरली द स्टैंड आउट और उसका रोल थोड़ा ज़्यादा हो सकता था, और ये भी सबने लिखा है। पर इसके पॉइंट के पीछे भी मैं ये बोलूँगा कि मुझे नहीं लगता है जेन्युइनली सब ये लोग यही लिखना चाह रहे हैं। आई थिंक इनको बोला गया है क्योंकि ताकि ये लोग शिफ्ट कर सकें फोकस अभिषेक बच्चन से दूर अमित साध पे लेके आए। अमित साध पे फोकस आने में कोई गलती नहीं है। लेकिन अभिषेक बच्चन को ये लोग ऐसा स्टार किड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो प्रॉपर स्टार किड नहीं है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अमिताभ बच्चन का बेटा है वो, लेकिन फिर भी उसको कभी भी उस वे में स्टार किड की तरह ट्रीट नहीं किया गया जैसे दूसरों को किया गया। समहाउ फॉर सम रीजन, आई डोंट नो द रीजन, बट ऐसा है कुछ, अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी उसको वो अप्रिसिएशन नहीं मिल पाई। एंड आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है मीडिया के लोगों को अभिषेक बच्चन से या फिर बच्चन फैमिली से, क्योंकि अमिताभ बच्चन के अगेंस्ट भी कुछ आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, मैं नोटिस करता हूँ, आते रहते हैं कुछ, और जो मेरे को समझ में नहीं आता कि मतलब इस आर्टिकल का क्या पॉइंट है। तो कुछ तो रीज़न है इस चीज़ का। फिर आगे एक पॉइंट ये था कि हाँ, अभिषेक बच्चन के बारे में उन्होंने क्लियर कई सीरीज रिव्यूज़ में लिखा कि उसका एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन है जो कि चेंज नहीं होता, और कुछ मोमेंट्स में चेंज होता है, उसमें भी ही इज़ नॉट कन्विंसिंग। आई डोंट अग्री। अभिषेक बच्चन has been underacting even at the Abhishek Bachchan was an underactor even at the time when overacting was the popular way to do it. Even मैं प्रेम की दीवानी हूँ जैसी मूवी जिसमें सब लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, चाहे ऋतिक रोशन हो चाहे करीना कपूर हो, वो मूवी अपने आप में एक पैरोडी है। उसमें भी अभिषेक बच्चन की एक्टिंग जो है ना वो अंडर एक्टिंग है। वो तो बंदा वेब सीरीज के लिए ही बना है, वो तो उसकी एक्टिंग है ही इस वे में, और उसकी एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई मीन ही नेल्ड हिज परफॉर्मेंस, इस बात पे आप कोई डाउट मत करो। एक और पॉइंट जो मुझे दिखा बहुत कॉमनली हर रिव्यू में, वो था इस सीरीज को कंपेयर किया गया 7 से, जो कि एक मूवी थी 1995 में आई थी, एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय डेविड फिंचर। तो 7 मूवी में क्या था कि 7 बिब्लिकल सिंस के बेसिस पे एक सीरियल किलर मर्डर्स करता है, ठीक है। अब इसमें ये दिखाया, सीरीज में जो दिखाया है कि रावण के जो 10 सिंस हैं उसके बेसिस पे लोगों के मर्डर्स किए जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि ये उससे इंस्पायर्ड है। मैं मानता हूँ कि शायद किसी फॉर्म में इंस्पायर्ड हो सकती है, बट इसको इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में इसको बिल्कुल अडाप्ट किया गया है, तो आई डोंट थिंक ये इतना प्रॉब्लमेटिक है। इंडिया में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ हुआ है ना ज़्यादा। तो 7 जैसी सीरीज से, जो कि शायद मोस्ट ऑफ द इन रिव्यूअर्स ने देखी भी नहीं होगी, उससे ये कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको पॉइंट दिया गया है भाई, 7 से कंपेयर करो, आसान होगा बोलना कि ये कॉपीड है, विच इट इज़ नॉट कॉपीड। थिंक अब मैंने ज़्यादातर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जो कि ऑलमोस्ट हर रिव्यू में यूज़ हुए हैं, और मैं इनकरेज करूंगा कि जाओ उन रिव्यूज़ को पढ़ो। पहले तो मैं इनकरेज करूंगा जाके सीरीज़ देखो और अनबायस्ड ओपिनियन फॉर्म करो, और अगर अच्छी लगे तो इस बारे में पोस्ट करो, क्योंकि सीरीज़ को ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, और इसलिए ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मीडिया हेड जॉब हो रहा है। उसके बाद जाके इन रिव्यूज़ को पढ़ो और ये सिमिलैरिटीज़ नोटिस करो, ये पैटर्न्स नोटिस करो जो मैं आपको बताए, और आपको मिलेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। और इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे तो जाके देखना, हो सकता है मेरे से कुछ मिस हो गया हो, क्योंकि मैंने दुनिया के सारे रिव्यूज़ तो पढ़े नहीं, मैंने 17-18 रिव्यूज़ फिर भी मैंने देख लिए, बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, ठीक है। तो जाओ देखो कैसे कैसे बहुत मीडिया कल्यूड करके आपके मन में एक परसेप्शन फॉर्म करवाने की कोशिश करती है। अच्छा, एक पॉइंट जो मेरे से मिस हो गया वो ये था कि पाताल लोक से इसको कंपेयर किया कि पाताल लोक जैसी सीरीज़ देखने के बाद आपको ये सीरीज़ कैसे इंप्रेसिव लग सकती है। भाई क्या रिलेशन है? पाताल लोक का जॉनर अलग, इस सीरीज का जॉनर अलग। कोई बंदा जो पाताल लोक देख रहा है वो इस सीरीज को देख के उससे कंपेयर करेगा भी नहीं। दोनों डिफरेंट जॉनर की सीरीज है। लोगों का माइंड ऐसे वर्क ही नहीं करता कि वो दोनों डिफरेंट जॉनर की चीज़ों को कंपेयर करे। वो एक हॉरर मूवी को हॉरर मूवी से कंपेयर करते हैं, क्राइम थ्रिलर को क्राइम थ्रिलर से कंपेयर करते हैं, और एक पॉलिटिकल थ्रिलर को पॉलिटिकल थ्रिलर से कंपेयर करते हैं। पाताल लोक को सीक्रेट गेम से कंपेयर किया जाएगा, ना कि इससे, ठीक है। तो अजीब तरह के पॉइंट्स देना बंद करो। मैं तो ये बोलूँगा कि इस पूरी बॉलीवुड लॉबी तो एक अपनी जगह है, बट ये जो रिव्यूअर्स की लॉबी है ना, ये भी स्ट्रॉन्ग है। ये आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, इस वे में इन्फ्लुएंस करेगी कि अगर आप इस सीरीज को देखोगे और आपको पसंद आ रही है ना, तो आप सोचोगे आप में कोई कमी है, ठीक है। अब पाताल लोक के टाइम ऐसा हुआ था कि उसकी इतनी तारीफ कर दी गई कि आपको देखते हुए अगर आपको कुछ उसमें प्रॉब्लम लग रही है सीरीज में, तो आपको लगेगा शायद मेरे में कुछ कमी है कि मेरे को पसंद नहीं आ रही। आप में कोई कमी नहीं है, आप अपना ओपिनियन फ्रीली फॉर्म करो, और हमेशा जो आपका रियल ओपिनियन है वही एक्सप्रेस करो, सोशल मीडिया पे भी और कहीं पे भी, किसी से भी करना हो तो। लोगों की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लर्न टू थिंक फॉर योर सेल्फ, एंड इन माई ओपिनियन विच आई हैव थॉट फॉर माई सेल्फ, दिस सीरीज इज़ वेरी गुड एंड यू शुड वॉच इट. Please don't forget to like this video and subscribe to my channel, The Common Ground, for more reviews and for more political content, philosophical content and other content. ये चैनल जो है लिमिटेड नहीं है, मैं बहुत तरह की वीडियोस बनाता हूँ यहाँ पे. And learn to think for yourself.
जितने लाइक करोगे उतना इस वीडियो को फ़ायदा मिलेगा, और इस सीरीज़ के बारे में आपका जो भी रिव्यू है, आप जो भी सोचते हो मेरे से, चाहे अग्री करते हो चाहे डिसअग्री, आप कमेंट में लिख सकते हो। प्लीज़ लिखो, मैं इनकरेज करूँगा आपको लिखने के लिए। और अगर आप मेरे से टोटली डिसअग्री भी करते हो तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं गलत हूँ, आई कैन बी रॉन्ग, आई एम ह्यूमन आफ्टर ऑल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।